स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका चैप्टर 12 दैट इज़ फ्रिक्शन। ठीक है, आपको फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में भी बताया हुआ था कि फ्रिक्शन के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जब हमने वहाँ पे ये किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता करता रुक जाता है, तो कौन सी फोर्स है जो उस पर एक्ट करती है जिसके कारण वो रुक जाता है। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होती है जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो होता है मूव करते करते रुक जाता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डीपली पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। आपने देखा होगा ड्राइवर जो होता है कार या ट्रक का, वो स्लो कर देता है व्हीकल जो अपनी गाड़ी है जब क्या आता है ट्रैफिक सिग्नल आता है। आप भी अपने स्लो डाउन कर देते हैं अपने बाइसाइकिल को जब आपको अप्लाई करनी होती है क्या ब्रेक्स। क्या आपने ये सोचा है कि व्हीकल स्लो क्यों हो जाते हैं जब ब्रेक्स अप्लाई करते हो। सिर्फ व्हीकल ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, कोई भी तो स्लो हो जाता है तब खुद ब खुद ही स्लो हो जाता है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपने उस पर अप्लाई नहीं की होती। वो ऑब्जेक्ट खुद ही रुक जाता है जब स्लो हो जाता है, उसकी जो उसकी मूवमेंट होती है वो खुद ही स्टॉप हो जाती है थोड़ी देर के बाद विदाउट एनी फोर्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो वो क्यों होता है। जैसे जो आप एक बॉल की बात कर रहे थे, वो चलते चलते जल्दी स्लो हो जाती है और थोड़ी देर के बाद फाइनली वो क्या हो जाती है, स्टॉप, रुक जाती है। तो आपने देखा होगा मूविंग बॉल जो ग्राउंड पे जैसे हम बोल रहे हैं स्टॉप हो जाती है थोड़ी देर के बाद। हम स्लिप को क्यों होते हैं जब हम बनाना पील के ऊपर पाँव रख दें, तो ये डिफ़िकल्ट क्यों होता है हमारे लिए स्मूथ और वेट फ्लोर पे चलना। अब देखा होगा कभी घर में पोछा वगैरह लगाया था तो उस गीले पोछे पे आपको चलना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। इन्हीं सब क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। कौन से चैप्टर में, दैट इज़ फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप अब हमारा टॉपिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के चैप्टर फर्स्ट आपका टॉपिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। जेंटली क्या कीजिए, पुश कीजिए एक बुक को, कहाँ पे, टेबल पे आपको फिगर नीचे शो की गई है। आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्या करेगी, स्टॉप कर जाएगी थोड़ी डिस्टेंस मूव करने के बाद। इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए, पुश कीजिए बुक को अपोजिट डायरेक्शन से। ठीक है, बुक को अपोजिट डायरेक्शन से पुश कीजिए। उसके बाद क्या बुक रुकेगी, थोड़ी देर के बाद फिर से रुकेगी। तो क्या आप सोचते हो इसके बारे में, क्या एक्सप्लेनेशन आप दोगे कि जो बुक की थोड़ी डिस्टेंस के बाद वो रुक जाती है, वो क्यों रुकती है। तो क्या कोई फोर्स है जो एक्ट कर रही है बुक को उसके अपोजिट मोशन में, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट से कोई फोर्स है जो एक्ट कर रही है। हाँ, वहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है और उसी फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है, वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट के कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है जिसके कारण, तो उसको आप बोलते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर आप फोर्स जो है वो अप्लाई करते हो लेफ्ट डायरेक्शन से, तो फ्रिक्शन जो है वो कहाँ से एक्ट करेगी, राइट से, अपोजिट डायरेक्शन से। तो अगर आप राइट से करते हो तो फ्रिक्शन कहाँ से एक्ट करती है, लेफ्ट से। हमेशा फ्रिक्शन जो होती है वो अपोजिट से एक्ट करती है, तभी तो जो मूवमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाता है, रुक जाती है। दोनों केसेस में फोर्स जो है वो अपोज करती है मोशन किसकी, बुक की हो या किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो जो फोर्स है फ्रिक्शन वो ऑलवेज अपोजिट किसकी होती है, अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई करोगे, फ्रिक्शन जो फोर्स है उसकी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है। आपने ये जो एक्टिविटी अभी भी ऊपर की है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो थी एक्ट कर रही थी कहाँ पे, बिटवीन द सरफेस ऑफ बुक और सरफेस ऑफ टेबल। बुक और टेबल के दोनों के सरफेस के बीच में एक्ट कर रही थी। तो क्या जो फ्रिक्शन होती है क्या ये सभी सरफेस के लिए सेम रहती है या ये डिपेंड करती है स्मूथनेस किसकी, सरफेस की। तो चलिए ये देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, फ्रिक्शन को। यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। इसमें हमें एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग को अपने टाइप बांधना है ब्रिक के अराउंड, पुल करना है ब्रिक को स्प्रिंग बैलेंस के साथ। तो आपको यहाँ पे पुल करने के लिए कुछ फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। नोट कीजिए रीडिंग कहाँ पे, स्प्रिंग बैलेंस पे। जब ब्रिक्स क्या जस्ट मूव करना शुरू करेगी तब, तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट मिल जाएगी किसकी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, जब वो वहाँ से मूवमेंट होगी। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस में, बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्रिक और फ्लोर, क्योंकि ब्रिक आप कहाँ पे मूव कर रहे हो, फ्लोर के ऊपर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इन दोनों के सरफेस के बीच में एक्ट करेगी। तो इससे आपको मेजरमेंट मिल जाएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में, सरफेस ऑफ ब्रिक और सरफेस ऑफ फ्लोर के बीच में। तो अब आपने क्या करना है, एक पॉलीथीन के पीस को लपेटना है ब्रिक के अराउंड और इसी एक्टिविटी को फिर से आपने रिपीट करना है। तो क्या जब आप ये वाली एक्टिविटी रिपीट करोगे, पुश करोगे, फिर से ब्रिक को पुल करोगे, तो क्या कोई डिफरेंस आएगी रीडिंग किसकी, स्प्रिंग बैलेंस की, दोनों केसेस में। तो क्या रीज़न है, अगर दोनों की रीडिंग में कोई चेंज आया है तो रीज़न क्या है उस चेंज का। उसके बाद क्या करनी है, आपने सेम एक्टिविटी को फिर से रिपीट करना है, लेकिन अब आपने क्या लपेटना है उसके ऊपर, जूट बैग लपेटना है किसके ऊपर, ब्रिक के ऊपर
तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आपने स्प्रिंग बैलेंस की यहाँ पे पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है। स्प्रिंग बैलेंस जो है एक डिवाइस होती है जिसे यूज़ करते हैं कि इसके लिए मेज़र करने के लिए फोर्स को, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती है। और ये किसकी बनी होती है? इसमें कॉइल्ड स्प्रिंग होती है जो स्ट्रेच हुई होती है, ठीक है। जब स्ट्रेच कब होती है? जब फोर्स कोई उस पर अप्लाई होती है। और जो ये स्ट्रेचिंग है स्प्रिंग की, वो मेज़र करती है पॉइंटर से जो मूव कर रहा होता है स्केल के ऊपर, ये मेज़र करती है डिस्टेंस। और रीडिंग जो आपको बता देती है मैग्नीट्यूड किसका? फोर्स का। मैग्नीट्यूड मतलब कि कितनी फोर्स जो है वो आप अप्लाई यहाँ पे कर रहे हो, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप फाइंड कर रहे हो। यहाँ पे ये देखिए इसकी ये डायग्राम बताई गई है। जब आप इसके साथ ये दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए ये रीडिंग दिखाएगी। इसी से आपको पता चलता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी अप्लाई हो रही है जब भी मूवमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट की। लास्ट वाली एक्टिविटी में तो आपने देख लिया कि कैसे सरफेस पे डिपेंड करती है। पहले आपने एक प्लेन ब्रिक को मूव किया, उसके बाद उसको रैप किया पॉलिथीन के साथ, उसको मूव करके आपने रिपीट की एक्टिविटी। उसके बाद आपने जूट बैग के साथ की रिपीट एक्टिविटी। उसी तरह आपको एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। आपने क्या करना है? एक इंक्लाइन एक एंगल बनाना है स्मूथ फ्लोर के ऊपर या टेबल के ऊपर। उसके लिए आप यूज़ करेंगे वुडन बोर्ड, जिसको सपोर्ट कैसे मिलेगी? ब्रिक्स से, जब बुक से। एग्जाम्पल आपको नीचे फिगर दी गई है। आपने क्या करना है? एक मार्क पुट करना है पेन के साथ। सपोज कीजिए कोई पॉइंट ए, कहाँ पे? इंक्लाइन प्लेन पे। आप क्या कीजिए? एक पेंसिल सेल लीजिए, उसे मूव कीजिए इस पॉइंट से नीचे की साइड, पॉइंट डाउन। और वो कितना मूव करेगा टेबल पे, वो फिर वो क्या बाद में आ जाएगा? रेस्ट पे। आपने ये नोट करना है और नोट करनी है डिस्टेंस भी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? स्प्रेड ए पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल। टेबल के ऊपर एक क्लॉथ का पीस जो है वो आप लगा दीजिए उस पर। तो श्योर ये होना चाहिए कि कोई रिंकल्स ना हो क्लॉथ पे, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ट्राई कीजिए इसी एक्टिविटी को फिर से आपने उस पेंसिल सेल को वहाँ पे रिवॉल्व करना है, मूव कराना है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका बुक्स रखी हैं साथ में, ये टेबल है, ठीक है। यहाँ से आपका पेंसिल सेल जा रहा है, यहाँ पे ये इसकी मूवमेंट दिखाई गई है। अभी ये प्लेन टेबल दिखाया है, उसके बाद यहाँ पे कपड़ा बिछा के आप यही एक्टिविटी को रिपीट करोगे। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने कपड़ा करके भी एक्टिविटी दिखाई है। और दोनों एक्टिविटी में आपको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पे इस एक्टिविटी में आपकी सेल की पोजीशन ये है, यहाँ तक इसकी मूवमेंट हुई है। और जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वहाँ पे सेल की पोजीशन ये है। तो देखिए कितना कम यहाँ पे मूव हुआ है, किसकी वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। अब क्लॉथ के साथ भी आपने कर दिया। फिर इसी एक्टिविटी को आपने फिर से रिपीट करना है। एक थिन लेयर लेनी है सैंड की टेबल के ऊपर, और सेम स्लोप लेके इसी एक्टिविटी को आपने रिपीट करना है। तो आपने देखना है कि किस केस में डिस्टेंस जो कवर है वो कम है और क्यों। तो डिस्टेंस कवर जो है पेंसिल सेल से कवर हो रही है, वो हर बार डिफरेंट क्यों आ रही है, इसके रीज़न देना आपको और उसके बाद रिजल्ट बताना। क्यों? जितना सरफेस स्मूथ होगा इतनी ही डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा सेल, ठीक है। और जितना ही सरफेस में थोड़ी थोड़ी फ्रिक्शन आना शुरू होगी, पहले क्लॉथ के केस में फिर सैंड के केस में, तो वो भी धीरे उसकी मूवमेंट भी जो थी वो धीरे धीरे स्लो होने लगी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो वही इन्होंने बोला कि जो डिस्टेंस कवर डिपेंड कर रही है क्या? नेचर ऑफ सरफेस जिस पे सेल मूव कर रहा है। हाँ, नेचुरली वो तो उस पर मूव डिपेंड कर ही रहा है, डिपेंड तभी तो उसकी मूवमेंट हो रही है। अगर फर्स्ट आपका जो सरफेस है अगर वो स्मूथ है तो जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली मूव करेगा। अगर सरफेस में थोड़ी सी भी अगर चेंज आ जाता है फ्रिक्शन आने के कारण, तो उसकी मूवमेंट में भी चेंज आएगा। तो जो स्मूथनेस है सरफेस की, किसके? सेल की, वो आल्सो उसको अफेक्ट कर रही है, किसको? उसकी डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है। अब ये जो फ्रिक्शन है कि होती क्यों है? इरेगुलरिटीज होती है दो सरफेस के कॉन्टैक्ट के बीच में, ठीक है। वो सरफेस जो देखने में स्मूथ लगते हैं वो हैव ए लार्ज ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज। देखने में स्मूथ लगते हैं लेकिन उनमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है। इरेगुलरिटीज जो होती हैं दो सरफेस की, वो लॉक हो जाती हैं आपस में। जब हम अटैम्प्ट करते हैं, मूव करते हैं किसी सरफेस पे, तो हम अप्लाई करते हैं फोर्स मूव करने के लिए, ठीक है। तो ओवरकम इंटरलॉकिंग, उन क्या करते हैं? उनकी इंटरलॉकिंग के ऊपर, उनकी इंटरलॉकिंग मतलब बोल सकते हैं कि ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और रफ सरफेस पे क्या होता है? लार्ज नंबर इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। स्मूथ सरफेस पे तो होती हैं लेकिन उनमें लॉक लग जाता है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो लार्ज आपके जो होते रफ सरफेस होते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है अगर रफ सरफेस यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर रफ सरफेस होता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती है, और अगर फर्श जो आपका सरफेस जो होगा अगर वो स्मूथ होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी थोड़ी कम होगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन का कारण क्या है? जो इंटरलॉकिंग होती है और इरेगुलरिटीज़
किसकी, दो सरफेस के बीच में। और ये ओबियस है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बढ़ेगी अगर दोनों सरफेस जो होंगे वो एक दूसरे से अच्छी तरह हार्ड प्रेस होंगे, अच्छी तरह जुड़े होंगे। और आपने ये भी एक्सपीरियंस देखा होगा कि ड्रैगिंग ए मैट, जब आप एक मैट को ड्रैग करते हो तो अगर कोई इस पे से ना बैठा हो और अगर पर्स तो कैसा लगता है, एक्सपीरियंस देखा होगा। अगर मैट पे कोई नहीं बैठा उसे आप खींचते हो तो कैसा लगता है, और तब कैसा होता है जब उस पर कोई पर्सन बैठा हो, फिर कैसा होगा अगर आप उसको ड्रैग करोगे तो। आपको याद होगा कि जो लास्ट चैप्टर फोर्स एंड फ्रैक्शन में हमने किया था, आपने मूव किया था हैवी बॉक्स को एक प्लेस से दूसरे में। जब ऐसा ही कोई अगर एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस को याद कीजिए तो कौन से केस में इजी था मूव करना बॉक्स को फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन अगर मोशन में हो तब इजी होता है, या रेस्ट में हो तो इजी होता है। तो हमेशा चीज़ याद रखो, अगर मोशन में हो तो उसे मूव करना ईजी होता है, रेस्ट से किसी भी मतलब बॉक्स को हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको वहाँ से मूव करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो फोर्स जो रिक्वायर होती है ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन को किसी भी टाइम पे ऑब्जेक्ट पे, तो वो मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो आप उस फोर्स वहाँ पे जो चाहिए होती है कम करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन। वो फोर्स जो हमें चाहिए ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन को किसी भी इंस्टेंट पे जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूव करना रेस्ट से, तो उसे कहते हैं मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी साइड वो जो फोर्स रिक्वायर होती है कीप करने के लिए ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए सेम स्पीड के साथ, वो होगी मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लेकिन तब जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। ये चीज़ आपने याद रखनी है, अंडरलाइन करके रखिए। अगर रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो जो फोर्स अप्लाई होती है उसे कहते हैं मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसे सेम स्पीड से आपने अगर मूव कराना है तो वो हो गया मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, जब बॉक्स स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं उसके सरफेस के ऊपर, उनके पास इनफ टाइम नहीं होता कि लॉक करे किसके साथ, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ फ्लोर के साथ, ठीक है। तो इसलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या होती है, स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। वही चीज़ आ गई, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करोगे वो ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में जो ऑलरेडी कहाँ पे है, मोशन में है। इसीलिए आप यहाँ पे ये फाइंड करोगे कि इजी हो जाता है मूव करने में बॉक्स अगर वो ऑलरेडी मोशन में हो, ठीक है, किससे, उसे स्टार्ट करने से, मतलब रेस्ट में से मूवमेंट में लाने में, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।